बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक फौजी कर्नल ने अपने जाती और फैमिली मसाइल और दीगर वजूहात की बिना पर अपनी बीवी से झगड़ा होने के बाद उसे तलाक दे दी। बाद में ये हकीकत सामने आई कि इसकी बीवी इसके साथ खुश नहीं थी, लिहाजा इस पिशावरी कर्नल ने इसको तलाक दे दी। बाद में इस औरत की शादी पिशावर के उसी बैरक में काम करने वाले एक दूसरे फौजी से हो गई, जो कि ओहदे में पहले फौजी से निचले ग्रेड का था। शादी के चंद दिनों बाद जब ये फौजी वापस ड्यूटी पर आया तो रात के वक्त बहुत से दीगर दोस्त फौजी इकट्ठे बैठे थे कि इस कर्नल ने इस फौजी से तंजिया लहजे में कहा कि कैसी रही नई नवेली इस्तेमाल शुदा दुल्हन। कर्नल की ये बात सुनकर ये फौजी बेचारा शर्मिंदा हो गया और खामोश हो गया। कुछ देर बाद दोबारा फिर कर्नल ने यही अल्फाज दोहराए और कहा कि बदकिस्मती से तुझे इस्तेमाल शुदा मशीन मिली है, चलो खैर अब बताओ तो सही दुल्हन कैसी है। साथ में इसने बहुत जोरदार कहका लगाया। जब कर्नल की ये बात इस फौजी से बर्दाश्त न हो सकी तो इस फौजी ने कर्नल को मुखातिब करते हुए कहा कि नई नवेली दुल्हन की इस्तेमाल शुदा मशीन 3 इंच मास के बाद आगे बिल्कुल नहीं थी। ऐसे लगता है कि इस मशीन को इस्तेमाल करने वाला कोई मर्द नहीं था। मशीन को देखते हुए ऐसा साफ जाहिर होता है कि मशीन बिल्कुल साफ सुथरी है। हार्ड बॉल वाली पिच पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई टेनिस बॉल खेलता रहा है। इस फौजी के ये अल्फाज सुनते ही यहाँ बैठे दीगर तमाम फौजी हंसने लगे और कर्नल ये सुनते ही आग बगोला हो गया और वहां से चलता बना। यकीनन इस कर्नल को ये सवाल करने पर हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लोगों ने ये बात सुनी है इनसे नजरें मिलाते वक्त ये कर्नल हमेशा शर्मिंदगी महसूस करेगा और अपनी जात में भी ये सवाल करता होगा कि मैंने ये घटिया सवाल क्यों उस फौजी से किया, जबकि वो औरत इसकी इज्जत बन चुकी है और उसकी हिफाजत करना अब इस फौजी की जिम्मेदारी है। जिंदगी में कभी भी किसी की जातियात और इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश ना करें। क्या पता जो आप किसी की जात पर दाग लगाना चाहते हैं इसके बदले में आपको सारी जिंदगी के लिए एक ऐसे धब्बे से नवाजा जाए कि जो कि जिंदगी में आपकी शनाख्त और शर्मिंदगी का बाइस बन जाए। कि गांव में 28 साल नौजवान को इसी की हवेली में कत्ल किया गया। कातिल ने एक अजीबो गरीब काम किया और कत्ल करने के बाद इस नौजवान का नफ्स काट कर अपने साथ ले गया। फिर इस नौजवान के सीने पर एक सुर्ख रंग का रुमाल डालकर भाग गया। पूरा गांव इस कत्ल पर हैरान था, क्योंकि नौजवान एक ताज्जुद पढ़ने वाला नेक शख्स था। जिंदगी में इसने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया था। पुलिस ने तफ्तीश करने के लिए पूरे गांव को घेरे में ले लिया। एक इमाम मस्जिद ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि मकतूल रोजेदार था। जिंदगी में इसने कभी रोजा कज़ा नहीं किया था, मगर कल अफ्तारी के बाद वो कहने लगा कि बाज लोग एक छोटी सी बात को बरसों याद रखते हैं, बदले के इंतजार में अपनी जिंदगी को अजाब बनाते हैं। हालांकि सोशल मामलात में भूल जाना, मुआफ कर देना अंजाम के लिहाज से दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतर साबित होता है, फिर भी बाज बातें भुलाना मुश्किल होती हैं। बाज लोग होते हैं जो भूलने का फन नहीं जानते, छोटी सी बात को याद रखते हैं, अपने वकार का मसला बना लेते हैं और इसे हम वक्त याद करते रहते हैं। ये वाकया भी एक ऐसी ही छोटी सी बात से शुरू हुआ। सर्दियों के दिन थे और गली बाजार जल्दी सुनसान हो गए थे। रात के 8 और 9 बजे के दरमियान मुझे एक कत्ल की इतला मिली। मैं चंद आदमियों को साथ लेकर जाए वकुआ पर जा पहुंचा। लाश हवेली के वसी सहन के एक कोने में पड़ी थी। सहन कच्चा था। एक तरफ छप्पर के नीचे दर्जन के करीब मवेशी बंधे हुए थे, दूसरी तरफ चारे का एक ढेर लगा हुआ था। कोने में जलाने वाली लकड़ियां रखी गई थी। लकड़ियों के करीब एक खुरली औंधी पड़ी थी। खुरली के चंद कदम परे अकबी दरवाजा था, जो कि गालबन मवेशियों को लाने और जाने के लिए इस्तेमाल होता था। हवेली में कोहराम मचा हुआ था। लाश खुरली के पास पड़ी थी। आला कत्ल भी वही था। वो एक गंडासा था जिस पर खून लगा हुआ था। मैंने टॉर्च की रोशनी में लाश का मुआयना किया। मकतूल ने सलवार कमीज और स्वेटर पहन रखा था। कातिल ने कत्ल करने के बाद नौजवान का नफ्स भी काट लिया था और इसके जिस्म का ज्यादातर हिस्सा कंबल में लपेट दिया था। सरसरी मुआयने के बाद मुझे इसके जिस्म पर 2 कारी जख्म नजर आए। एक बाई आंख और कान के दरमियान था और दूसरा गर्दन पर।
चंद मामूली जख्म उंगलियों पर मौजूद थे। गालिबन ये जख्म वार को रोकने के नतीजे में आए थे। इसके सर के आसपास कसीर मिकदार में खून फैला हुआ था। जाए वारदात की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करने के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मकतूल का नाम इम्तियाज और उम्र 28 साल मालूम होती थी। वो ग्रेजुएट और गैर शादीशुदा था। हवेली इसकी अपनी ही थी, जिसमें वो अपनी माँ, 2 बहनों और एक भाई के साथ रहता था। बाप फौत हो चुका था, जमीनों का छोटा मोटा काम करता था। इसका छोटा भाई गुलजार संभालता था जमीनें। इम्तियाज के बारे में मालूम हुआ कि इसे जिम्मेदारी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कुछ अरसा तक लाहौर में मुलाजमत भी करता रहा था। इसने कई और जगहों पर मुलाजमत भी की थी, लेकिन 1.5 साल से ज्यादा काम नहीं कर सकता था। तफ्तीश के दौरान काफी बातों का मुझे इस नौजवान के बारे में इल्म हुआ। मकतूल 5 वक्त का नमाजी, ताजुद पढ़ने वाला शख्स था। इसने जिंदगी में कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया था। गांव के इमाम मस्जिद ने तफ्तीश के दौरान मुझे बताया कि इम्तियाज हुसैन ने जिंदगी में कभी रोजा कज़ा नहीं किया था, मगर कल अफ्तारी के बाद जब वो मुझसे मिला तो कहने लगा कि मौलाना साहब, मेरी तबीयत में अजीब सी परेशानी है। मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या वजह है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि कल मेरा रोजा कज़ा हो जाएगा। वो ऐसी बातें कर रहा था जैसे आने वाले खदशात का पहले ही उसे इल्म है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो अदबी ज़ौक़ का मालिक था। लाहौर में क़याम के दौरान अदबी महफिलों में जाया करता। इसने अपने कस्बे में भी एक अदबी मजलिस बना रखी थी, जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन शायद आदाब जिंदगी के नाम से यह मजलिस काम करती थी। इसके बारे में आम रिपोर्ट ये थी कि ये एक खामोश तबीयत और सुलह पसंद शख्स था। इसके अंदर जिम्मेदारों वाली बाफो बिल्कुल नहीं थी, न ही इसका कोई दुश्मन था। ऐसे बेजरर शख्स से वहशियाना कत्ल पर हर कोई हैरान था। ये इम्तियाज हुसैन का सरसरी खाका था, जो तफ्तीश के दौरान मुझे मालूम हुआ। वो सर्दियों की रात थी और लोग अपने घरों में अंगीठियों के सामने या लिहाफों में दब के बैठे थे। सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि इस ठंडी हुई रात में इम्तियाज हुसैन बाहर क्या कर रहा था। क्या वो अकेला था या इसके साथ कोई और भी था? घर वालों ने मुझे बताया कि जब वो चीखने की आवाज सुनकर बाहर निकले तो पिछला दरवाजा खुला हुआ था। कातिल या तो दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ था और अपना काम करके दरवाजे के रास्ते बाहर चला गया, और या फिर इम्तियाज हुसैन ने खुद उसे अंदर बुलाया था। बाहर की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैं अंदर जाकर बैठ गया और पहले इम्तियाज हुसैन की माँ से कुछ सवालात किए। इनका नाम साजिदा बीबी था। वो 55-56 बरस की मजबूत हौसलामंद औरत थी। कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उस वक्त इसका गम से बुरा हाल था। मैंने इसे सब्र की तलकीन की और पूछा कि इतनी सर्दी में इनका बेटा बाहर क्यों गया था? हमें कुछ पता नहीं चला कि वो कब बाहर गया था। इसने जवाब दिया, हम तो ये समझ रहे थे कि वो अपने कमरे में जाकर सो गया। 7 बजे के करीब हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो उसी कमरे में बैठकर किताब पढ़ता रहा। इसके बाद इधर पिछली तरफ अपने कमरे में चला गया। मैंने बर्तन समेटे, चंद छोटे मोटे काम निपटाए और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। मेरी छोटी बेटी सईदा मेरे साथ वाले बिस्तर पर सोती थी। वो कुछ देर तक मेरे साथ बातें करती रही, फिर मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद सईदा ने मेरा कांधा हिलाया और कहने लगी कि बाहर किसी के चीखने की आवाज आई है। गुलजार हुसैन और उसकी बीवी हमारे साथ वाले कमरे में सोते हैं। चीखने की आवाज गुलजार ने भी सुनी थी। वो भागा भागा मेरे कमरे में आया और टार्च उठाकर बाहर चला गया। हम भी इसके पीछे बाहर सेन में पहुंच गए। पहले तो हमें कुछ नजर न आया। बाहर का दरवाजा खुला देखकर गुलजार आगे बढ़ा तो इसकी अपने भाई की लाश पर नजर पड़ी। वो खून में लथपथ पड़ा था। किसी जालिम ने उसे जिबा कर डाला था। मैंने पूछा, इम्तियाज हुसैन की किसी के साथ दुश्मनी? इसने नफी में सर हिलाया। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आप पूरे मोहल्ले से पूछ लें, हर शख्स मेरे लाल की तारीफ करेगा। बहुत मस्कीन किस्म का आदमी था। इसने कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। आपके ख्याल में वो इस सर्दी में बाहर क्या करने गया था? इसने जवाब देने में थोड़ी सी हिचकिचाहट का इजहार किया। फिर बोली, पता नहीं, हो सकता है टहलने गया हो। मैंने महसूस किया कि वो कोई बात छुपा रही थी। आपका छोटा बेटा तो शादीशुदा है? मैंने कहा। इम्तियाज हुसैन की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई? वो कुछ देर खामोश बैठी और इसके बाद कहा, थानेदार साहब, जब औलाद पढ़ लिख जाती है तो फिर इनकी पसंद अनपढ़ माँ बाप की समझ से बाहर हो जाती है। इम्तियाज की शादी तो 15 साल पहले ही हो जाती, लेकिन शायद कुदरत को मंजूर नहीं था। इसे कोई लड़की पसंद आई थी। ये भी हो सकता है कि वो किसी ऐसी लड़की को पसंद करता हो जिसे आपने नापसंद किया हो। थानेदार साहब, मैं किसी की बहू बेटी का नाम बदनाम नहीं करना चाहती।
इसका मतलब यह था कि कोई लड़की बीच में जरूर थी, मगर वो इसका नाम नहीं लेना चाहती थी। मैंने इससे कुछ सवालात किए, मगर कोई ऐसी बात मालूम ना हो सकी जो कातिल या मुजरिम पर रोशनी डालती हो। मैंने इसे दूसरे कमरे में भेज दिया और इसके बेटे गुलजार हुसैन को बुलाया। वो 24 बरस का तरोमंद शख्स था। इसने बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुई थी और पहलवानों की तरह कोहनियां निकाल कर चलता था। मुझे फौरन ख्याल आया कि कहीं ये जायदाद का चक्कर ना हो। गुलजार हुसैन ने जायदाद की खातिर भाई को ठिकाने ना लगा दिया हो। गुलजार हुसैन, मुझे तुम्हारे भाई की मौत पर बहुत दुख हुआ। मैंने कहा, जाहिर है जितना दुख तुम्हें हुआ है इतना किसी और को नहीं हो सकता, क्योंकि वो तुम्हारा सगा भाई था, तुम्हारा बाजू था, तुम्हारा खून था। मैं तुमसे चंद सवालात करना चाहता हूँ, बहुत सोच समझ कर बड़े इत्मीनान से जवाब देना। हो सकता है कि इसके कत्ल का सुराग लगाने में कुछ कामयाबी मिल सके। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुमने चीखने की आवाज सुनी थी और सबसे पहले तुम भाग के आए थे। बाहर तुमने क्या देखा? थानेदार साहब, बाहर अंधेरा था। इसने इत्मीनान से कहा। मैं टॉर्च लेकर बाहर गया और इधर उधर देखा। पिछले दरवाजे की तरफ गया। मेरे दिल में यह ख्याल था कि कोई मवेशी चोरी ना हो गया हो। पिछला दरवाजा चौपट खुला था। मैंने मवेशियों की तरफ निगाह दौड़ाई तो वो सब ठीक ठाक थे। फिर मैंने दूसरी तरफ रोशनी डाली तो खुरली के पास मुझे भाई इम्तियाज की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। साथ ही इसकी आंखों में आंसू आ गए। गुलजार हुसैन, क्या तुमने यहाँ खड़े खड़े अंदाजा कर लिया कि खुरली के पास तुम्हारे भाई की लाश पड़ी है? अंदाजा तो मुझे यही से हो गया था, लेकिन शक्ल मैंने आगे जाकर ही देखी थी। वो मेरे सवाल का मकसद समझ चुका था। गुलजार हुसैन, मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई बहुत सुलह पसंद और शरीफ आदमी था। वो बहुत अच्छा इंसान था। इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। तुम्हारे ख्याल में इसके कत्ल में किसका हाथ हो सकता है? आपके इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। भाई इम्तियाज का वैसे तो कोई दुश्मन नहीं था, मगर दिलों का हाल खुदा जाने। मैं क्या जान सकता हूँ। इंसान ने जहाँ इतने दोस्त पाले हुए होते हैं वहां एक आध दुश्मन भी होता है। जायदाद और जमीनों का इंतजाम किसके हाथ में है? थानेदार साहब, मेरा भाई आला तालीम याफ्ता था, लेकिन इसका मिजाज बहुत मुख्तलिफ था। उसे जिम्मेदारी के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं थी, न ही वो ये काम कर सकता था। असूलन तो जायदाद का सारा इंतजाम बड़े भाई को संभालना चाहिए था, लेकिन अमलन ये सब कुछ मेरे हाथ में था। मैं ही कर रहा था। मैं 7-8 जमातों से ऊपर न बढ़ सका, मगर जमीनों का इंतजाम संभालने में मुझे कोई मुश्किल नहीं पेश आई, क्योंकि तुम्हारा भाई जमीनों में दिलचस्पी नहीं लेता था। इसलिए उसे कम से कम ये दिलचस्पी तो जरूर होगी कि इसके हिस्से की जायदाद इसे मिल जाए, यानी इसके हिस्से की जमीन की कीमत मिल जाए। मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। अगर वो अपना हिस्सा मांगता तो हम इनकार ना करते। गुलजार हुसैन, क्या तुम्हारा भाई अक्सर रात को बाहर बैठता या आज पहला मौका था? इस बात का जवाब देने में इसने कदरे तवक्कुफ किया, फिर बोला, मुझे किसी की जासूसी करने की आदत नहीं, ना ही मुझे ये मालूम है कि भाई इम्तियाज रात कहाँ जाता था और कहाँ बैठता था। मैंने गुलजार हुसैन से कहा कि वो चंद मिनट के लिए अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। मैं उससे चंद बातें करना चाहता हूँ। वो पहले तो थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर मेरे तेवर देखकर अपनी बीवी और बड़ी बहन को बुला रहा है। इसकी बीवी का नाम खैरुन्निसा और बहन का नाम नजीर बेगम था। दोनों ने गर्म शालें ओढ़ी थी और घूंघट निकाले हुए थे। मैंने गुलजार हुसैन को बाहर भेज दिया। खैरुन्निसा से पूछा, बीबी, क्या तुमने भी चीखें सुनी? इसने नफी में सर हिलाया। बोली, जी नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, मैं सो चुकी थी। मैंने पूछा, उस वक्त तुम्हारा शौहर कहाँ था? वो सोने से पहले मवेशियों को देखने और दरवाजा बंद करने के लिए जाया करता था। जब वापस आए तो मैं सो चुकी थी। इसका मतलब यह था कि गुलजार हुसैन ने पूरा सच नहीं बोला था। अगर वो मवेशियों को देखने और दरवाजा बंद करने गया था तो इसने यकीनन इम्तियाज को खुरली में बैठे देखा होगा। मैंने नजीर बेगम से पूछा, क्या तुमने भी चीखने की आवाज सुनी? मैंने चीख की आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन जब सईदा ने बताया कि बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई तो मेरी नींद उड़ गई। मैंने पूछा, तुम्हारा भाई गुलजार हुसैन इससे कितनी देर बाद तुम्हारे कमरे में आया? इसने जवाब दिया कि शायद 2 से 3 मिनट बाद आया होगा। मैंने अंदाजा लगा लिया, कोई भी शख्स गंडासे से वार करके 2 मिनट के अंदर कमरे में पहुंच सकता है। मुझे ख्याल आया कि गुलजार हुसैन को पूछगछ के लिए हिरासत में लेना चाहिए। इब्तदाई अलामतें इसकी तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मजीद शवाहिद के बाद ही ऐसा करना मुनासिब होगा। हवेली से फारिग होकर जब मैं बाहर निकला तो एएसआई ने मुझे बताया कि सर, मुझे एक सुराग मिला है। मेरी हिदायत पर वो आसपास के लोगों से पूछगछ करता रहा था। मैंने पूछा, क्या सुराग मिला? इधर एक शख्स, शाहदीन इसका नाम है,
ASI ने कहा कि हवेली में शोर उठने के थोड़ी देर पहले इसने एक औरत को गली में तेज तेज चलते देखा। अच्छा, इससे क्या साबित होता है? गली में तेज चलना कोई जुर्म नहीं। शाहदीन के ख्याल में वो मशकूक औरत है। शाहदीन का घर इसी गली में है। वो डेढ़ उम्र का एक आसूदा हाल कारोबारी शख्स था। इसने हमें बैठक में बिठाया। जी, मैं उस औरत के बारे में पूछने आया हूँ जिसे आपने गली में तेज तेज चलते देखा था। क्या आप उस औरत को जानते हैं? वो बड़ी फितना है तो वो औरत, लेकिन अगर वो अभी आपके सामने आ जाए तो आप कहेंगे कि वो कोई 21-20 साल की नौजवान कंवारी लड़की है। हालांकि 2 शादियां कर चुकी है। एक लड़का पहले शौहर से है, उसकी उम्र 12-13 साल है, और दूसरे शौहर से एक लड़की है। मैं असल मौजू की तरफ आते हुए बोला, शाह जी, इस लड़की या औरत का कत्ल के मामले से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो थानेदार जी आपको तलाश करना है, मगर मामला बड़ा गहरा है। मैंने सुना है कि इम्तियाज हुसैन इस लड़की से शादी करना चाहता था, मगर बात किसी वजह से ना बन सकी। इस लड़की का नाम क्या है और कहाँ रहती है? मैंने पूछा। उसका नाम शाहिदा शकूर है। साथ वाली गली में बेवा माँ के साथ रहती है। मैं वहां से रुखसत हुआ और शाहिदा शकूर के दरवाजे पर जा पहुंचा। दस्तक के जवाब में एक खुश शक्ल उधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। इसने गर्म चादर ओढ़ रखी थी। मैंने अपना तारुफ कराने के बाद कहा कि मैं शाहिदा शकूर से बात करना चाहता हूँ। इसने कहा कि वो घर पर नहीं है। मैं इसकी माँ हूँ। आपको जो पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई खास बात नहीं है। आपकी बेटी कहाँ गई है? औरत ने नागवारी से कहा, आपको इससे क्या मतलब? हम इज्जतदार लोग हैं। किसी गैर मर्द को अपनी बहू बेटियों के साथ बात करना पसंद नहीं करते। मेरी बेटी से आपको क्या काम है? खाला, हम बेमकसद किसी का दरवाजा नहीं खटखटाते। आपके मोहल्ले में इम्तियाज हुसैन नामी एक शख्स का कत्ल हुआ, और सिर्फ अकेला कत्ल ही नहीं। फिर मैं खामोश हो गया। किसी ने हमें बताया कि वारदात के वक्त इसने आपकी बेटी को गली से गुजरते हुए देखा है। औरत भड़क उठी, बोली, क्या नाम है उसका? आपकी बहन के बारे में अगर कोई ऐसी बात करे तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? जरा इसको सामने तो लाएं। मैंने उसका मुंह ना तोड़ दिया तो मेरा नाम बदल देना। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो दूसरों की बेटियों को ताकते हैं। अब गलियों में चलना क्या गुनाह है? वो खासी मुंह फट औरत थी। मैंने जरा सख्त लहजे में कहा, बीबी, ज्यादा शोर ना मचाओ। इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। हम तुम्हारी बेटी से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि इसने किसी मशकूक आदमी को गली में से गुजरते हुए देखा या नहीं। बस इतनी सी बात है। वो इस वक्त है कहाँ? किस जलील ने बकवास की है? मेरी बेटी तो शाम के वक्त मामू के घर चली गई है, और हम शरीफ लोग हैं। आप दोबारा हमारे दरवाजे पर ना आए। हमारा मशकूक लोगों से कोई वास्ता नहीं है। वो औरत किसी शख्स के बकौल परों पर पानी नहीं पड़ने देती थी। मैं इसके साथ सख्त रवैया भी अख्तियार कर सकता था, मगर इसका कोई जवाज नहीं था। वो लड़की के मामू यानी अपने भाई के घर का पता बताने पर भी तैयार नहीं थी। मैंने ASI से कहा कि वो पड़ोसियों से शाहिदा शकूर के मामू का पता मालूम करके वहां जाए, और सिर्फ ये पूछकर वापस आ जाए कि लड़की वहां है या फिर नहीं। ASI ने इसके मामू के घर का पता किया और मालूम हुआ कि शाहिदा शकूर उधर ही मौजूद है। दूसरे ही दिन लेडी पुलिस की मदद से शाहिदा शकूर को गिरफ्तार किया गया। वो एक औरत थी। कब तक बात दिल के अंदर रख सकती थी? थोड़ी ही सख्ती के बाद इसने सच उगलना शुरू कर दिया और बताया कि आज से कुछ साल पहले इम्तियाज हुसैन ने मेरी छोटी बहन शकीला को अपने जाल में फंसाया था। मेरी बहन कम उम्र और नासमझ थी। इसने मेरी बहन को अपनी हवेली में बुलाया, फिर ज्यादती का निशाना बनाया। वो हामला हुई तो बदनामी के डर से जहर खाकर खुद अपनी जान ले ली, और पेट में पलने वाले नाजायज बच्चे को भी मार दिया। बहन की वफात को हमने गांव वालों के सामने एक कुदरती मौत जाहिर किया, और किसी को भी हकीकत का इल्म ना हो सका, लेकिन सिर्फ मुझे ही मालूम था। इसके बाद इम्तियाज हुसैन लाहौर चला गया और मुझे इसको मारने का मौका ना मिला। आज मौका मिला है तो मैंने ये मौका जाया नहीं किया। ये इम्तियाज हुसैन का आखिरी गुनाह था, और इसके बाद वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था, मगर वो फिर भी मेरी बहन का गुनहगार था और मैं उसे मुआफ करने वाली नहीं थी। इस तरह मुझे सारे मामले की समझ आ गई, क्योंकि इसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया था कि इसका नफ्स मैंने इसी वजह से काटा था कि पूरे गांव के तमाम मर्द हजरात ये समझ सके कि ये कुदरती मौत नहीं थी। मुझे ये सब करने पर कोई शिकवा या शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मैंने अपनी बहन का बदला लिया है।